नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। अमृतकाल का पहला बजट पेश कर दिया गया है और 1 फरवरी को पेश किए गए इस बजट में गांव किसान के लिए बहुत कुछ खास है। किस तरीके से कृषि के क्षेत्र को गति दी जाएगी, इसके अलावा कौन कौन सी विशेष योजनाएं हैं जिन पर फोकस किया गया है, अगले 2 घंटे में हम इन्हीं पर बात करेंगे। चाहे हम खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, कृषि स्टार्टअप की बात करें या फिर प्राकृतिक खेती को और बल देने की दिशा में किस तरह के काम किए गए हैं और इस बजट में क्या विशेष रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी हां, जब बजट पेश होता है तो उसमें उतनी बारीकी से हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए इस कॉन्क्लेव का हमने आयोजन किया है जिसमें अगले 2 घंटे तक हम बजट की तमाम बारीकियों को समझेंगे और साथ ही किसानों को बताएंगे कि अगला 1 साल उनके लिए इस बजट से क्या कुछ सौगातें देने वाला है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे और खासतौर पर हम पहले भाग की बात करें तो उसमें हम तकनीक पर फोकस करेंगे कि तकनीक को लेकर किस तरीके से इसमें प्रावधान किया गया है, कौन कौन से क्षेत्र में इस तकनीक को जोड़ने का व्यवस्था की बात की गई है इस बजट में, और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाले समय में कैसे कृषि के क्षेत्र की दशा और दिशा बदल सकती है, प्राकृतिक खेती को कैसे और बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि अगला 2 घंटा बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक बात आपको इस बजट के माध्यम से पता चलेगी। खासतौर पर युवाओं को लेकर इस बजट में बहुत कुछ है, कैसे वो कृषि के क्षेत्र से जुड़कर स्टार्टअप और मिलेट्स को लेकर प्रोसेसिंग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाश कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी हैं जो कि टेक्नोक्रेट एंड मेंटोर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ नीलम पटेल जी हैं जो कि वरिष्ठ कृषि सलाहकार हैं नीति आयोग में। उनसे हम प्राकृतिक खेती के बारे में समझेंगे और प्राकृतिक खेती को लेकर नीलम जी लगातार कार्य कर रही हैं। हमारे तीसरे मेहमान है संदीप दास जी जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। संदीप जी आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर बलराज सिंह कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर से हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं। सर आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, बजट की अगर जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि बड़े उलझे हुए आंकड़ों की बात होती है, लेकिन हमारा मकसद यही होता है कि हम किसानों को उनकी भाषा में सरल तरीके से समझाएं, क्योंकि बजट अपनी तरफ है जो कि सरकार हर साल पेश करती है, लेकिन उन योजनाओं को कैसे किसान समझे, उनसे कैसे जुड़े, यही हमारा मकसद होता है। और इसीलिए अगले 2 घंटे तक ये कॉन्क्लेव आपके लिए चलेगा और अलग अलग जो भाग हैं उनके माध्यम से हम योजनाओं को आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्राकृतिक खेती पर बात कर लेते हैं। नीलम जी, प्राकृतिक खेती के लिए आपने लंबा एक तरह से कहे संघर्ष भी किया और काफी इसके लिए अपनी तरफ से प्रयास भी किए हैं। इस बजट को देखकर आपको कितनी खुशी हुई, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि प्राकृतिक खेती को लेकर कई अड़चनें आ रही थी, उन्हें दूर करने का प्रयास क्या लगता है आपको इस बजट में किया गया है? धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए। आपने देखा जो 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, उस बजट में हमने बहुत सारे ग्रीन ग्रोथ की बात की और ग्रीन ग्रोथ में जब हम बात करते हैं तो एक जरूर मुद्दा था कि हम प्राकृतिक खेती को देश में बढ़ावा देना चाहिए और हमें था कि बिल्कुल हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो हमारे पशुधन उपलब्ध है उस पशुधन का हम उपयोग कैसे करें। दूसरा था कि आपने देखा कि एक और नया कार्यक्रम मिशन पीएम प्रणाम करके लॉन्च उस दिन लॉन्च हुआ। इसमें भी था कि जो मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मृदा के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें। तो इन सब पहलुओं पर हमने सोचते हुए हम इस पे कार्य कर रहे थे। तो एक किसानों को ऐसा कि जो किसान प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहें उनको कोई समस्या ना हो, इसलिए हमने इस बार एक खास करके 10,000 बायो रिसोर्स इनपुट सेंटर्स बनाने का इसमें लक्ष्य रखा और जिसका उस दिन आपने घोषणा माननीय हमारी मंत्री जी ने किया। ये जो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर हैं, इनका ये है थ्योरी ये है कि जैसे अभी हमारे किसानों को खाद की जरूरत पड़ती है तो बाजार जाते हैं, अपना खाद के लेके आ जाते हैं, या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उनको खरीदना होता है तो जाते हैं ले आते हैं। तो हमें ये था कि अगर किसान भाई जो हमारे प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहें तो उनके पास भी ऐसा एक सेंटर बना हो कि प्राकृतिक खेती के लिए जो इनपुट चाहिए हो, चाहे बीज अमृत हो, चाहे घन जीवामृत हो, चाहे प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे बहुत ब्रह्मास्त्र अग्नास्त्र वगैरह होते जो किसानों को ना फुर्सत हो, ना बना पाए अपने आप, तो वहाँ जाके इनपुट रिसोर्स सेंटर से वो अपना ले आए। तो इसका एक 10,000 का एक अलग से हमने इसमें प्राविधान सरकार ने रखा है। और आपने देखा किसान भाइयों को
उससे बहुत सहायता मिलेगी। और आपने इसके अलावा एक चीज़ पे और हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि जो हमारे लिए वेस्ट टू वेल्थ जो गोवर्धन स्कीम के तहत हमने 10,000 करोड़ का इसमें प्रोविजन भी रखा है कि 500 हम नए यूनिट बनाएंगे। इससे जो हमारे किसान भाई रेजिड्यू की समस्या होती है, जो पराली जलाने की, वो समस्या भी खत्म होगी। साथ साथ हमें जो इसकी सैलरी निकलेगी गोबर के साथ साथ जो एग्रीकल्चर जो ये हमारा क्या होते हैं रिसोर्सेज होते हैं, इनको प्रयोग करके इनको भी हम खाद की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे इस स्लरी को, और जो गैस निकलेगी उस गैस को हम सीबीजी गैस में प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, गोवर्धन के माध्यम से हम जैसे कि लगातार आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताते भी रहते हैं कि मकसद यही है कि गोबर को कैसे धन में तब्दील किया जाए, और इसके अलग अलग प्लांट्स भी बन रहे हैं। और इस बजट में तो विशेष तौर पर इसके बारे में बात कही गई है ताकि प्राकृतिक खेती को और सही तरीके से और सरल तरीके से किया जा सके, और जो कमियां थी और कौन कौन सी विशेष बातें कही। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन अगले 3 वर्षों में हम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जिसका भी नीलम जी जिक्र कर रही थी, वो उसके बारे में हमने आपको भी दिखाया कि किस तरीके से वित्त मंत्री जी ने बताया कि प्राकृतिक खेती को लेकर जो एक कह सकते हैं कि एक जो जरूरत थी उसे पूरा करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया है। संदीप जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप ओवरऑल इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? और देखिए, हमारा मकसद यही है कि हम किसानों की बात करें। कई बार किसान आंकड़े सुनकर और जब हम डेटा की बात करते हैं तो लगता है कि ये कुछ दूर की कौड़ी है, उनके लिए नहीं है। देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग बेसिकली थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बजट है इन टर्म्स ऑफ, आप जो देखोगे जो 20 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर लोन है, 18 लाख से 20 लाख करोड़ प्रोविजन होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और वो स्पेसिफिकली फोकस है ना लाइफ स्टॉक सेक्टर। क्योंकि आपको एक आंकड़ा बता दो, बेसिकली लाइफ स्टॉक सेक्टर का ग्रोथ करीब 8 से 9% के बीच हो रहा है लास्ट 6-7 साल में, जो कि सीरियल सेक्टर जो राइस स्वीट है वो करीब ग्रोथ के 3 से 4% के बीच में हो रहा है। और फ्यूचरिस्टिक है नेचुरल फार्मिंग। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने जीरो बजट फार्मिंग के बारे में नहीं बताया, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग का अभी डेफिनेशन इवॉल्व हो रहा है, तो वो एक जरूरत है। मुझे लगता है वो एक नीश मार्केट की तरह निकलेगा। एंड उसके तरफ जो परिणाम के बारे में बात करें, मुझे लगता है उससे सबसे बड़ा क्रिटिकल प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का डिटेल्स अभी नहीं आया है, क्योंकि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हैं। हम लोग को सबको पता है कि कैसे डिस्प्रोपोर्शनेट यूज होता है हम लोग फर्टिलाइजर को किसान भाइयों ने, तो उसके बारे में बात किया गया। तो एक ओवरऑल एक फ्यूचरिस्टिक बजट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो रियलिस्टिक, नॉट रोमांटिसाइजिंग एग्रीकल्चर बेसिकली, तो वो उसके बारे में बात बजट के बाद कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो पूरा बजट है वो इशारा इस ओर करता है कि कृषि में सतत विकास किस तरीके से हो, इसका ध्यान रखा गया है। और बागवानी के बिना हम देखें किसानों की जो आय को बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो भी संभव नहीं है, और इसलिए बागवानी के लिए अलग से इस बार बजट में आपने देखा कि योजना का भी की बात कही गई, और पौध अच्छे हों, किसानों तक अच्छी पौध पहुंचे, इसके लिए भी खास ध्यान रखा गया है। इसको लेकर भी योजना है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में वित्त मंत्री जी ने और क्या कुछ कहा। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम to boost availability of disease-free आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 करोड़ के परिव्यय से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो सुना आपने 2,200 करोड़ रुपए। चलिए चलते हैं बलराज जी के पास। बलराज जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बागवानी के क्षेत्र को और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और इस योजना का नाम भी आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत करने की बात कही गई, अभी वित्त मंत्री जी को भी हमने इस पर सुना। तो खास तौर पर अगर हम बात करें कि जैसा कि आप कह रहे थे कि बागवानी से बहुत सारे कृषि स्टार्टअप भी जुड़ सकते हैं, इसको अगर आप हमारे दर्शकों को और विस्तार से समझा सकें। तक के बागवानी फसलों के लिए इस बजट में जो एलोकेशन किया गया है 2200 करोड़ रुपए का, वो निश्चित तौर पे
एक बहुत बड़ी चुनौती थी बागवानी फसलों के सफल उत्पादन में, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने में और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इस बजट में पहली दफे लिया गया है और इसका नाम दिया गया है क्लीन प्लांट, कि कैसे विभिन्न बागवानी फसलों का, चाहे अनार की बात हो, चाहे वो केले की बात हो, चाहे वो आलू की बात हो, चाहे वो हल्दी की बात हो, चाहे वो काली मिर्च की बात हो, जिन भी फसलों में जहां जहां विषाणु रोग लगते हैं, वायरसेस मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या दूसरे कवक जनित रोग जो फंगल डिजीज हैं वो लगते हैं, वो एक बड़ी समस्या रहती थी कि किसान सफलतापूर्वक अपने बगीचे नहीं लगा पाते थे, फसल में उनके बगीचों की सफलता अच्छी तरीके से वो हासिल नहीं कर पाते थे। और ये एक आवश्यकता थी कि कैसे बड़े पैमाने पर पूरे देश में एक्रीडेटेड ऐसी नर्सरियां स्थापित हों और जिनसे कि किसान आसानी से रोग रहित और विषाणु रोग रहित स्वस्थ प्लांटिंग मटेरियल, रोपण सामग्री वो ले पाए। और यही बात सब्जियों के केस में भी अप्लाई होती है कि कैसे आज आधुनिक युग में जब हम हाईटेक हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहे हैं, संरक्षित खेती की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना हमारे किसान पलक ट्रे जो विधि द्वारा जो पौध तैयार होती है, ऐसी पौध बिल्कुल स्वस्थ होती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, विषाणु रोग रहित हो सकती है, और जिसमें कम रुपाई के दौरान जो मोर्टेलिटी होती है वो भी घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का प्रावधान करना निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी देश में कृषि बागवानी के क्षेत्र में निश्चित तौर पे फसलों को आगे को बढ़ाने में उनकी सफलता उत्पादकता के रूप में और गुणवत्ता के रूप में निश्चित रूप से होगी। और इस प्रकार की जब अनेकों नर्सरियां जो कि विषाणु रोग रहित स्वस्थ पौध तैयार करेंगी, किसानों को मिलेंगे, चाहे वो अनार के अंदर बैक्टीरियल डिजीज जो बैक्टीरियल ब्लाइट है उससे इन्फेक्टेड पौधा मिलता है, जब वो टिश्यू कल्चर के अलावा जो गुट्टी वाले पौधे किसान लेके आता है तो एक बड़ी समस्या है, वो अलग अलग क्षेत्रों में फैलता है। इसी तरीके से आलू के अंदर अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, एरोपोनिक्स और ARC सीड प्लॉट टेक्निक के बाद, तो अब उसको भी और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और कहीं कहीं सब्जियों के क्षेत्र में भी आप कह रहे हैं उसको कि बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो एक ये निश्चित तौर पे बहुत अच्छा कदम है सरकार का, बिल्कुल सराहनीय कदम है और जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि इसकी काफी जरूरत है। लेकिन बलराज जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए बागवानी विभाग की तरफ से पहले भी नर्सरियां चलाई जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि नर्सरियां नहीं है, किसानों तक पौध पहुंचाने का प्रयास है, किसानों के पास एक विकल्प है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस योजना के बाद उसका स्वरूप किस तरीके से बदलेगा? क्या उन नर्सरियों को लेकर उन्हें और आधुनिक करने की जरूरत थी, उसमें और इजाफा होगा? किस तरह का आपको लगता है कि स्ट्रक्चर हो सकता है? देखिए, जहां तक मैडम बात है, बिल्कुल जब बात करते हैं जैसे कि अभी आलू के अंदर बीज उत्पादन में जो सीड पोटैटो, जो आलू के जो हम ट्यूबर्स तैयार करते हैं बीज के लिए, उनमें टेक्नोलॉजी पुरानी सीड प्लॉट टेक्निक थी जो CPRI ने 1970 में विकसित की थी। अब उससे फिर उसके बाद TPS आया। अब नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है एरोपोनिक्स, जिससे हम तीव्र गति से जो वैरायटी अगर मान लिया इस साल रिलीज हुई है और वो किसान के खेत तक पहुंचने में बहुत देर लगती थी, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को देश में जब ऐसी और सुविधाएं उपलब्ध होंगी, अभी वर्तमान में हरियाणा सरकार के पास करनाल में श्यामगढ़ के अंदर ऐसी PTC बनाया, पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर, और ऐसे ही हमारा CPRI का सेंटर है मोदीपुरम में, उसमें तो इसको और आगे अलग अलग प्रदेशों में बढ़ाने की जरूरत है ताकि वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल ट्यूबर्स किसानों तक जल्दी पहुंचे और किसानों के पास नई वैरायटी जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। नई वैरायटी जल्दी पहुंचे, फलों के बगीचे उनमें भी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके तो नर्सरी तैयार करने की, स्थापित करने की युवाओं को आगे आना पड़ेगा। जो शिक्षित युवा है वो आगे आएंगे जी, वो आगे इसको बढ़ा सकते हैं। जी, मैंने कृषि स्टार्टअप का इसी के बारे में जिक्र किया था। अच्छा, मैं अगला सवाल मेरा यही है कि आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र में जो हम स्वच्छ पौध की बात कर रहे हैं, कौन सी तरह की फसलों में सबसे ज्यादा इनकी जरूरत है? क्या वो फल है, फूल है, या फिर और जो कमर्शियल जो हम कह सकते हैं कैश क्रॉप्स हैं, उनको लेकर किसमें आपको लगता है कि सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है? नंबर 1 पे फलों के अंदर जितने भी फल वृक्ष हम देश भर में उगाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सब ट्रॉपिकल हो, चाहे ट्रॉपिकल हो, चाहे एरिड फ्रूट्स हो, सबके अंदर ये प्राथमिक आवश्यकता है। नंबर 2 पे आवश्यकता है हमारी
जैसे आलू की बात करें या स्पाइसेस की बात करें, जैसे काली मिर्च की बात करें या हम हल्दी की बात करें, अदरक की बात करें। इसके अतिरिक्त फिर तीसरे नंबर पे आवश्यकता है सब्जियों के अंदर जो नई तकनीक है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के द्वारा प्लग ट्रे नर्सरी रेजिंग टेक्नोलॉजी, उसको जो विभिन्न क्षेत्र जहां बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती होती है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। फिर बात इसको आगे हम मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर और यहां तक कि जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, भले ही बल्बस ऑर्नामेंटल प्लांट्स का भी प्लांटिंग मटेरियल अभी बाहर से आ रहा है, तो देश में जब ऐसी सुविधाएं विकसित होंगी तो निश्चित रूप से इस प्रकार से हम अलग अलग क्षेत्रों में, लगभग बागवानी के विभिन्न क्षेत्रों में इसको आगे ले जा सकते हैं प्राथमिक तौर पर। जी, प्राकृतिक तौर पर भी आपने यहाँ पर जिक्र किया नीलम जी, जैसे कि बलराज जी बता रहे हैं कि ये एक हाईटेक नर्सरीज होंगी और जो एक समस्या होती है कि देखिए बागवानी में जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है खासतौर पर जो अच्छे पौध हैं, अच्छी किस्मों के पौध हैं, उन्हें प्राप्त करने में, और ये एक बड़ा एक्सपेंस होता है और अगर उसमें कहीं चूक हो जाती है तो किसानों को काफी नुकसान होता है और इसका कई बार परिणाम भी काफी वर्षों बाद पता चलता है। नीलम जी, प्राकृतिक खेती से किस तरीके से आप इसे जोड़कर देखते हैं? देखिए, पहले तो जो डॉक्टर बलराज सिंह बता रहे थे, जो आपका सवाल था वो हम बता देते हैं कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ऑलरेडी चल रहा है, कई राज्यों में है, वो ऑलरेडी मिशन है। ये जो 2200 करोड़ हैं जो रखे गए हैं, सरकार ने ये लिखे हैं कि क्लस्टर बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किए जाएंगे और इसमें हम बहुत हायर एंड बड़ी अच्छी क्वालिटी की हम पौध बना करके किसानों को उपलब्ध कराएंगे। हमने एक तरह से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हायर यील्डिंग जो फ्रूट्स प्लांट हैं वो हमारे किसानों को मिले और किसानों को इधर उधर से ना लेना पड़े। एक दूसरा है कि जो इसकी दाम है, किसान अच्छे पौधे के लिए ज़्यादा दाम ना उनको चुकाने पड़े और वो ऐसी जगह से पहुंचे जहां उनको सर्टिफाइड, जब ये जो प्लांटिंग मटेरियल है मिलेगा तो कल को जब एक्सपोर्ट में उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनको हेल्प रहेगी कि ये उन्होंने प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से खरीदा था, इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, जिससे कि आगे एक्सपोर्ट में जा सके। दूसरा जो आपने बोला था प्राकृतिक खेती, तो प्राकृतिक खेती में के साथ इसको जोड़ना इसलिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम प्राकृतिक खेती में सिर्फ और सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जो खादों का प्रयोग करते हैं इनको कैसे हम खादों का प्रयोग ऐसा करें कि जितनी आवश्यकता है उतनी करें। और प्राकृतिक खेती में हमने कोशिश करी है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं उस केमिकल फर्टिलाइजर से क्या हम नॉन केमिकल फर्टिलाइजर पे जा सकते हैं। जैसे अभी प्रॉम है, एक है, आप किसान डीएपी की जगह प्रॉम यूज कर सकते हैं और उनको फायदे वही मिलते हैं। तो ये प्रयास हमारा था कि हम बागवानी में भी प्राकृतिक खेती को लेके आए और सीधी सी बात है कि किसानों की खेती की लागत को कम कैसे करें। बस ये आपने देखा कि जो ज़्यादा जो बजट था, हमारे बंधु ने बताया कि ये प्रोग्रेसिव बजट है। हमने कोशिश करी है इसमें कि हमारे जो युवा हैं गांव में रहने वाले उनको सहायता मिले, स्टार्टअपों खेती से जुड़ा शुरू कर सके और जो 81 लाख हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं को, उनको भी एम्पावरमेंट कर रहे हैं कि खेती से जुड़े में उनको हम आगे बढ़ा करके लेके कैसे आ पाए। तो ये प्राकृतिक खेती ये सब में इनकी हिस्सेदारी जरूर है सब में। बिल्कुल। और देखिए एक चीज का और इस बजट में जिक्र हुआ है और हम ये कहें कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी पहल की, जो सहकारिता मंत्रालय अलग से भी बना है और सहकारिता के क्षेत्र को और प्रबल करने के लिए और मजबूत करने के लिए भी इस बजट में बात कही गई है। नीलम जी, हम सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम हर चीज से जोड़कर देख सकते हैं। अगर हम बागवानी की बात करें तो उस क्षेत्र में भी सहकारिता की बहुत अहम भूमिका हो सकती है। तो जो हम नए योजनाओं की बात कर रहे हैं या फिर जो हमारा नया विजन है, उससे हम और किस तरह के सहकारिता से जोड़कर प्राकृतिक खेती हो या फिर बागवानी? देखिए, अभी हम आपने उस दिन अगर भाषण सुना हो तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 63,000 हमारी जो पैक्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं, उनका हम कंप्यूटराइजेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और ये जो पैक्स हैं हमारे गांव के लेवल पर, इनका हम प्रयोग करेंगे कि एग्रीकल्चर इनपुट सिर्फ ये सप्लाई ना करें, क्रेडिट करती हैं, एग्रीकल्चर इनपुट करें और जो भंडारण भी है, जो स्टोरेज है, ये भी इनमें सहायता करेंगी। और ये समझ लीजिए ये हमारी एक तरह से कि प्राइमरी यूनिट रहेगी विलेज लेवल पे। किसान
किसानों को साथ में हैंड होल्डिंग करने के लिए। तो अभी हमारी जो सहकारिता ये जो संस्थाएं हैं ये हमारे पूरे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है उन सब में हिस्सा रहेंगी और ये हमारे किसान भाइयों को सिर्फ इनका काम ऐसा नहीं है कि ये क्रेडिट दें, क्रेडिट के साथ साथ उनको क्वालिटी इनपुट मटेरियल है, उनको स्टोरेज की फैसिलिटी है और ये सारी फैसिलिटी और इसके साथ साथ ये लोग उनकी मार्केटिंग में भी उनको हेल्प करेंगे किसानों को। तो हमें अभी जो हमारा मतलब सब विभागों के द्वारा प्रयास ये है कि ये जो हमारे सहकारिता समितियां हैं इनका हम प्रयोग भरपूर करें क्योंकि इनके माध्यम से हम जो गांव पर अपना इकोसिस्टम मजबूत कर पाएंगे और किसानों को जिस क्षेत्र में जो मदद चाहिए वो इनके माध्यम से हो पाएगी। जी बिल्कुल। और सहकारिता से समृद्धि ये नारा भी दिया है प्रधानमंत्री जी ने और उसी दिशा में हम देख रहे हैं कि जो भी हम योजनाएं देख रहे हैं कृषि के क्षेत्र की कहीं ना कहीं वो सहकारिता से जुड़ रही हैं और गांव का जो एक इकोसिस्टम जैसे मैम ने कहा कि और बेहतर इससे हो सकता है। बलराज जी, अंत में मेरा एक और सवाल है, जिज्ञासा है मेरे मन में, जो हम बता रहे हैं कि हाईटेक और नई तरह की नर्सरीज होंगी जिसमें हाई वेराइटीज होंगी, पौधे ऐसी तैयार की जाएगी, इनके इनपुट्स को लेकर के थोड़े सवाल हैं मेरे मन में कि किस तरीके से किया जाएगा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल निश्चित रूप से मैडम, देखिए जब 10,000 बायो इनपुट्स रिसर्च और प्रोडक्शन सेंटर्स बनेंगे तो उसका तीनों चीजों में फायदा होगा, नेचुरल फार्मिंग में भी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में भी। आज उसकी बड़े पैमाने पर आवश्यकता है, ये भी एक अच्छा कदम है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको, इस बजट में जो फिशरीज के लिए जो अलोकेशन किया गया 6,000 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं ये अकेला इनलैंड फिशरीज जिसमें शामिल है। तो इनलैंड फिशरीज में हम जैसे दक्षिणी अमेरिका के देशों में एक टेक्निक होती है एक्वापॉनिक्स, जिसमें नीचे मछली पैदा होती है, ऊपर सब्जियां पैदा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम देश में भी विभिन्न क्षेत्रों में जब इनलैंड फिशरीज की बात करते हैं तो एक्वापॉनिक्स के साथ भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो दोनों में काम आएगा, हॉर्टिकल्चर और इसके साथ साथ फिशरीज का प्रोडक्शन होगा। और जहां तक की बात है, जब ये प्लांटिंग मटेरियल की हम जब बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो हाई वैल्यू वेजिटेबल्स हैं उनमें भी आज पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर हो, चेरी टमाटो हो या बड़े बड़ा टमाटर स्टैंडर्ड टमाटो हो, जो हमारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस है उनने वैरायटी तैयार कर दी है। अब पूसा पार्थिनोकार्पिक 6 है या पंतनगर से 2 वैरायटी है, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वैरायटी है, IRI से टमाटर की चेरी टमाटर की वैरायटी है। तो कहीं ना कहीं युवा आगे आएंगे और जो अभी किसानों को बीज बहुत महंगे मिल रहे हैं क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब वो इस तरीके के कोई स्टार्टअप करेंगे इस प्लांटिंग मटेरियल वाले इसका फायदा लेते हुए योजना का, तो वो सीड प्रोडक्शन करेंगे। तो जो आज किसानों को इतने महंगे बीज मिल रहे हैं तो उनका भाव कम होगा और युवाओं को अच्छा रोजगार का और मुनाफे का एक अवसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि देखिए इससे बहुत सारे लाभ होंगे। एक तो सस्ती पौध मिलेगी, स्वस्थ पौध मिलेगी, बागवानी के क्षेत्र को और गति मिलेगी और अच्छी पौध होगी तो जाहिर सी बात है कि अच्छे फल, अच्छी सब्जियां, अच्छी फसल हमें प्राप्त होगी। और जैसा कि बलराज जी ने एक बात और कही कि मकसद हमारा यह है कि हम कुछ इस तरह के फल सब्जियां हों जिन्हें हम विदेशों में भेज सकें, उनको लेकर किस तरह की पौध होनी चाहिए इस पर भी काम किया जाएगा। यानी हाई क्वालिटी जो पौध है उसके लिए योजना है। बहुत बहुत शुक्रिया बलराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं बजट में घोषित की गई अलग अलग योजनाओं के बारे में, किस तरीके से इनका हमारे किसानों तक लाभ पहुंच पाएगा। प्राकृतिक खेती पर भी हम बात की और बागवानी के क्षेत्र के बारे में भी काफी महत्वपूर्ण बातें समझी। हमारे साथ मेहमान लगातार स्टूडियो मौजूद है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम समझेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है इसको भला हम खेती से कैसे जोड़ सकते हैं, कृषि में इसकी भूमिका क्या हो सकती है, क्या इससे यील्ड बढ़ेगी यानी क्या उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है, क्या इससे हमारे युवाओं को एक नया रास्ता मिलेगा, एक नई संभावना मिलेगी, समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट पर हमारी विशेष पेशकश, जिसे हमने कहा है बजट कॉन्क्लेव। मकसद हमारा है कृषि जगत को लेकर जो योजनाएं हैं, जो बजट में बड़ी बातें कही गई हैं, उन्हें हम सरल तरीके से आप किसानों तक पहुंचाएं और अलग अलग भागों में इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं सर दास जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो हमने देखा कि मत्स्य पालन को लेकर काफी सरकार पहले ही काम कर रही है और इस बजट में भी इसका जिक्र किया गया है। तो मत्स्य पालन को लेकर आपको क्या लगता है कि इससे किस तरह की बेहतरी होगी, क्योंकि पहले हमने देखा कि बीते साल में इस क्षेत्र में हमने काफी वृद्धि देखी है। जैसे पहले मैं बताया कि लाइवस्टॉक सेक्टर का ग्रोथ करीब 7 से 8% है। लाइवस्टॉक सेक्टर मीन्स जो मिल्क, पोल्ट्री और फिशरीज और एग काफी फास्टेस्ट गोइंग है, क्योंकि प्रोटीन रिच खाने का जो कंजम्पशन बढ़ रहा है उसके वजह से भी काफी हो रहा है। और ये एक सेक्टर है कि जहां नीदर गवर्नमेंट का एमएसपी है ना, ये अपने आप बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट फिशरी का सेक्टर ये रहेगा कि हमारे पास करीब जो रफ एस्टिमेट है करीब क्लोज टू मतलब 9-10 लाख फार्मर्स, उससे भी ज्यादा होंगे सर फिशरीज के मार्केट। इंग्लैंड एटलीस्ट फिशरीज का है, उसको हेल्प मिलेगा वैल्यू चेन डेवलप करने। अभी का भी क्या है कि फिशरीज का जो वैल्यू चेन है ना हमारा, उसमें बहुत बढ़ोतरी की जरूरत है। उसका स्टोरेज का अभी भी बहुत वेट मार्केट जो बोलते हैं, डोमिनेटेड बाय वेट मार्केट। वेट मीन्स बेसिकली जो स्टोरेज फैसिलिटी अभी बहुत सारे बाकी है। क्योंकि और इंटरेस्टिंग बात है, जब आप लाइवस्टॉक का बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा चीज है जो इनकम होता है फार्मर्स को, इमीडिएट मिलता है। अनलाइक सीरियल्स एंड अदर क्रॉप्स, बेसिकली जब सेल करने के बाद इसमें इमीडिएटली आपका सेल का मिलता है। तो इसके वजह से आपका तो लाइवस्टॉक सेक्टर ये पर सराहनीय कदम है। काफी ह्यूज अमाउंट है एलोकेशन किया गया बजट को इस फिशरीज सेक्टर को। तो बेसिकली एक मैं जैसे पहले ही बताया, एक फ्यूचरिस्टिक बजट है। एक तरफ नेचुरल फार्मिंग का बात करें, एक तरफ बैलेंस शीट ऑफ फर्टिलाइजर का बात करें, एक तरफ फिशरीज का सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ओवरऑल ग्रोथ को देखते हुए ये बजट है एसेंशियली। तो फिशरीज सेक्टर बिल्कुल। तो अगर हम मत्स्य संपदा की नई जो उप योजना है उसकी बात करें, तो जैसा कि दास जी ने कहा है कि 6000 करोड़ रुपए इसमें अतिरिक्त इस योजना को दिया जाएगा, जिससे इसे और गति मिल सके। और जैसा कि बता रहे कि इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, बहुत तेजी से में रोजगार मिल रहा है और सेल्फ सस्टेनेबल है, यानी अपने आप में कह सकते हैं आत्मनिर्भर है ये। और इसे बहुत ज्यादा और अगर पुश देने की हम कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि और अच्छे बेहतर परिणाम इसमें आ सकते हैं। अब सर मैं आपसे जानना चाहूंगी गुप्ता जी, जैसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और ये सुनने में बड़ा ही मतलब फैंसी भी लगता है और सोचने में लगता है कि खेती में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका क्या रोल हो सकता है? थैंक यू अंजू जी, मेरे को मौका देने के लिए, इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं फार्मिंग सेक्टर से इस तरह से जुड़ा हूं क्योंकि मैं मेंटर करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स को और टेकीज को, और उनको मैं इनकरेज करता रहता हूं कि नए डोमेन में काम करने के लिए। तो वो लोग 4-5 साल से एग्रीकल्चर में भी आगे बढ़े हैं, तो मेरे को भी काफ़ी एक्सपोजर हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा आप देख रहे हैं कि सारे सेक्टर्स में, चाहे वो इंडस्ट्री हो या इवन हमारे ब्यूरोक्रेसी के सेटअप में हो या किसी भी फील्ड में हो, वो धीरे धीरे अंदर घुस रहा है। उसका एक तरीका है कि वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, हाई अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। उससे हम लोग को कुछ नए पहलुओं को देखने को मिलता है और हमारे जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है काफी इंप्रूव हो जाती है। तो एआई का जो आपका एंट्री है एग्रीकल्चर में, हम लोगों ने कई तरीके से देखा है। सॉइल न्यूट्रिएंट इम्प्रूवमेंट के लिए, क्रॉप का जो असेसमेंट होता है उसको करने के लिए, अभी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स में उसमें भी यूज हो रहा है एआई, जैसे इनएम है, आपका आइडिया है, एनएमएसएस है और एनईजीपीए है। तो इन सब में हम लोग कुछ कुछ यूज कर रहे हैं, बट ये एंट्री पॉइंट्स हैं। सरकार ने पिछले कुछ सालों से इसको बढ़ावा दिया है। जैसे लास्ट बजट में इन्होंने ड्रोन के लिए दिया था, सब्सिडी दी थी, और हाईटेक डिलीवरी के लिए किया था, उस पर काम अभी चालू है। इस बजट में इन्होंने बहुत सारी चीजें इन्होंने अनाउंस की हैं और उसके डिटेल्स अभी अनफोल्ड होंगे, इशू होंगे। जैसे
इन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अनाउंस किया है, दूसरा एक एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड को किया है, उसके अलावा एक इन्होंने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में किया है। बिसाइड्स दैट ग्रीन ग्रोथ का है, ग्रीन क्रेडिट का है, और यही नहीं स्टार्टअप्स, जो कि इसमें एआई का जब नाम आता है तो स्टार्टअप उसके साथ अपने आप जुड़ जाते हैं। तो जो स्टार्टअप्स के लिए भी इन्होंने जैसे इनकम टैक्स के लिए डेट बढ़ा दी है 31/3/2024 तक, उनका लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 7 साल से अवधि बढ़ा दी है 10 साल तक। तो ये सारी चीजें हैं, और बहुत सारे अदर डोमेन्स में इन्होंने जो स्टार्टअप्स के लिए अनाउंस की है चीजें, वो सारा एआई को बढ़ावा देगा। तो एआई हमारे एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो 18% हमारी इसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, जबकि 50 से ज्यादा % लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। तो एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स देयर इज ह्यूज स्कोप टू इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। वो तभी पॉसिबल है जब हम टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करेंगे, और एआई एक बहुत सार्थक माध्यम है इसके लिए। जी नीलम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एआई की, और इस बार तो बाकायदा बजट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात की गई है, यानी कि ऐसा इंटरफेस हो जिसे किसान बहुत अच्छे तरीके से समझ सके, बीज की बात हो या फिर पोषक तत्वों के बारे में अगर उन्हें कुछ जानकारी चाहिए तो एक जगह सारी जानकारी मिल सके, इस तरह का एक इंटरफेस तैयार करने का प्रयास इसके तहत किया जाएगा। जब हम एआई की बात करते हैं नीलम जी, खेती और खासतौर पर अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो इसमें क्या रियल टाइम डेटा भी मिल पाएगा? क्या इससे किसी तरीके से और इसको स्पीड देने में, या फिर प्राकृतिक खेती से जो हमारा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने का जिक्र इस बजट में भी किया गया, उसमें भी इससे गति मिलेगी? अंजू जी, आप ये देखिए कि जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड था उसको भी हमने डिजिटाइज किया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसको भी हमने बहुत सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, उन सबको, जीआईएस टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया है। और जैसे ई नाम में हमने बहुत हम यूज कर रहे हैं आईटी सेक्टर को, तो अभी हमें अच्छा अनुभव है इन सब सेक्टर्स में काम करने का। और आप जानते हैं जो कंट्री लेवल हमने आईटी का हमारा स्ट्रांग बेस है, हमारे पास इतने ज़्यादा लोग मोबाइल यूजर्स हैं, हमारे किसान हैं, गांव तक है। और आपने देखा जो हमारा आईएमडी का नेटवर्क है, हमारे किसानों को रियल टाइम पे जो मौसम संबंधी जानकारी मिल जाती है, उनको हर दिन के कमोडिटी के रेट, बाजार भाव मिल जाते हैं। और आपने देखा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स ने मिल्क वगैरह में ब्लॉकचेन का भी प्रयोग किया है। तो जो हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ है इस सेक्टर की, आईटी सेक्टर की, उस पूरी कंट्री की स्ट्रेंथ को हमने लेवरेज करने का प्लान है कि जो अभी सक्सेस हमें मिलती है ये डिफरेंस सेक्टर्स में, इसको हम और स्ट्रेंथन करें, और स्ट्रेंथन करने के बाद हम टोटल वैल्यू चेन को एड्रेस करें। मतलब हम किसानों को हेल्ड होल्डिंग करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे तो उनका क्या है कि उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बड़ा आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, किसान की फसल का नुकसान हो गया, हमारे पास अभी हम फसल बीमा योजना में हम पता करते हैं, बताते हैं, लेकिन अगर किसान के पास ये आईटी गैजेट और टूल हम उनको ट्रेन कर देंगे तो हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा कि हमारे कौन से किसान को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। दूसरा है हम किसानों के हैंड होल्डिंग कर पाएंगे कि उनको अच्छी क्वालिटी का बीज कहाँ उपलब्ध है, प्लांटिंग पौध कहाँ पर उपलब्ध है, एक्सटेंशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए केवीके कितना दूर है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कितना दूर है, कोई अगर और स्वयंसेवी संस्था है जो किसानों के लिए काम करती है, उसका डाटाबेस। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे को एक हम इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं, और जो हमारे जो स्ट्रांग हमारे बेस है कंट्री का, उसको हम एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में इसको पूरा ले जाना चाहते हैं। जी जी, संदीप जी, आपको क्या लगता है कि इसमें चुनौतियां किस किस तरह की रहेंगी? क्योंकि अभी भी हम बात कर रहे हैं जो डिजिटल युग की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इसमें मशीन लर्निंग भी एक बहुत ज़रूरी है, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। अगर हम इस तरह के इंटरफेस इस्तेमाल किसान को सक्षम बनाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि ये भी एक क्षेत्र है जिस पर फोकस रहेगा इस योजना के तहत? हाँ, एग्रीकल्चर एक्सीलेंट फंड जो अभी तक उसका मोडालिटी सभी ऑप्ट आउट हो रहा है, तो उसके बारे में मैं बोलता कि टेक्नोलॉजी को स्मॉल होल्डर फार्मर्स को ले जाना बहुत जरूरी है। एंड अभी भी देखिए बहुत सारे स्टार्टअप, एक रफ एस्टिमेट बता रहा है कि करीब 600 स्टार्टअप अभी काम करे एग्रीकल्चर फील्ड में। बेसिकली उसमें से बहुत सारे स्टार्टअप आप देखोगे, कोई ड्रोन यूज करे, फर्टिलाइजर यूज के लिए, कोई रियल टाइम डेटा और क्रॉप फोरकास्ट के बारे में दे रहा है। तो अभी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज और चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं स्मॉल मतलब फार्मर्स एज ए होल, उसको रियल टाइम एग्रोनॉमिक हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए,
क्योंकि ये जो एक्सेलेरेटर फंड विल हेल्प दैट कि गांव के लेवल पे रूरल एरिया में कैसे उनका लोकल एंटरप्रेन्योर आए और उसको रियल टाइम डेटा ही, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही हमने देखा कैसे गेहूं का फसल हम कैसे बिकॉज ऑफ द हाई वोल्टेज हाई हीट लास्ट मोमेंट पे मार्च मोमेंट में कैसे इम्पैक्ट किया, उसी हिसाब से उसको रियल टाइम डेटा उसको जरूरत है। और सबसे बड़े से लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग, IMD कोशिश कर रहा है कि लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग कैसे किया जाए, लोकलाइज मतलब माइक्रो लेवल पे जाकर फोरकास्टिंग करना, एंड ये सब चीज जो एग्रोनॉमिकल सपोर्ट सिस्टम ये सब देने से ही खेती इज जस्ट नॉट अबाउट सीड्स, बेटर क्वालिटी सीड्स वो तो एक पार्ट है, बट उसको बेटर जो प्रिसिशन फार्मिंग है, ये सब सारे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो कैसे स्मॉल फार्मर को मिले, तो ये सब सारे जो तमाम फंड के बारे में बात किया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड सबसे बड़ा चीज है हम लोग को जानने की जरूरत है कि गवर्नमेंट एज वेल एज पूरा देश को जानने की जरूरत है प्रोडक्शन डेटा। मैं कहने का चाहता हूँ बहुत चैलेंजेस, ये प्रोडक्शन डेटा इज वेरी चैलेंजिंग जॉब। जो डेटा अभी जनरेट हो रहा है बहुत ही थोड़ा सा पुराने स्थिति में जाए, क्योंकि बहुत सारे डेटा हमारा रेडीली अवेलेबल नहीं होता है। इवन आप पोल्ट्री का डेटा देखोगे बहुत डेटेड, अभी आज का डेटा आपको नहीं मिलेगा, तो फार्मर्स को भी जानने की जरूरत है कितना प्रोडक्शन है क्रॉप का, वो भी हेल्प करेगा डिजिटल लाइब्रेरी एंड रियल टाइम डेटा बेसिस के बेसिस में। प्रदीप जी, जो हम बात करें डिजिटल युग की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसे हम किस किस क्षेत्र से जोड़कर देख सकते हैं? जैसा कि अभी सर ने कहा कि खेती का मतलब सिर्फ बीज और मिट्टी नहीं है, इसमें डेटा भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कैसे नई तकनीक से किया जा सकता है। और हमने देखा है कि इस तकनीक का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हम गुजरात में काफी सक्सेसफुल देख रहे हैं कि डेयरी के क्षेत्र में बहुत आगे तक इसको इस्तेमाल करते हुए जा चुके हैं, कैसे कम दाम में चीजें किसान प्राप्त कर सकें और उपभोक्ता को भी इससे लाभ हो। तो ये पूरा किस तरीके से इकोसिस्टम में काम करता है और किस किस क्षेत्र में है ये? जैसा आपने पूछा ये कि किस किस सिस्टम में, तो सॉइल जैसा बताया गया है, सॉइल में है उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू हम लोग एसेस करते हैं, वो सारा सैटेलाइट से होगा, क्योंकि बहुत बड़ा खेत है तो हर जगह तो जा नहीं पाते हैं लोग, वो इसलिए एक एवरेज बना करके देते हैं। लेकिन अगर सैटेलाइट डेटा और ड्रोन डेटा को हम लोग ये लेंगे उनके कैमरे से एसेस करके, और जो पिक्चर्स आएंगी उसकी एनालिसिस करके दे एसेस दैट ये इतना उसकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, ये न्यूट्रिएंट उसमें पड़ना है, तो प्रिसाइज एक तरह से जो जिसको इन्होंने बताया प्रिसीजन फार्मिंग, उसमें मदद करता है। इसी तरह वाटर रिक्वायरमेंट है या इरिगेशन की, वो भी एसेस करते हैं, तो ये एक प्लांट का है। दूसरा वैल्यू चेन में है, सप्लाई चेन जो है उसकी, सप्लाई चेन का असेसमेंट हम लोग मार्केट का प्रेडिक्शन, उसके पीछे से बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये सारा हम AI लगा के कर सकते हैं। इसमें एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस टूल है, वो सही समय पर सही चीज भी पहुंच पाएगी। बिल्कुल, ये हमको मिलेगा जस्ट इन टाइम टाइप का, कि वो हमको एडवाइजरी मिल जाएगी। तो किसान कई बार एवरेज पे या एक गैस वर्क पे काम करता है, वो गैस वर्क को हम लोग काफी हद तक एलिमिनेट करके प्रिसाइसली उसको बताएंगे। आपने बताया पेस्ट डिजीज डिटेक्शन करने के लिए हम एक स्टार्टअप को मेंटर कर रहे हैं, उन्होंने एक ऑगमेंटेड रियलिटी गॉगल्स बनाए हैं जिसको उन्होंने यूज कर रहे हैं, और भी जगह बन रहा है। उन्होंने मैंगो के लिए, कैबेज के लिए वो 15 दिन 10 दिन पहले असेसमेंट कर लेंगे थ्रू दी दैट ऑगमेंटेड रियलिटी गॉगल्स कि वो उसमें पेस्ट लगने वाला है कि नहीं, और फिर ट्रीटमेंट हो सकता है, तो वो क्रॉप पूरी मेरी बच जाएगी। तो इस तरह से हम लोग हाई यील्ड कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ दी फूड ग्रेन जो स्टोर्ड हैं वो उसके कर सकते हैं। ये कई सारी इस तरह की चीजें आई हैं जो हम लोग को इसमें मिली। यही नहीं है, हमने देखा है यूएस में क्रिस्पर करके एक उन्होंने जो एक टेक्नोलॉजी बनाई है, उसमें कुछ कीड़े लग जाते थे अंगूरों पे, तो वो उन्होंने एनालिसिस किया और उसका म्यूटेशन करके और वो एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि कीड़े को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल सा लग रहा था, तो उसका म्यूटेशन करके एंड वो अभी एडवांस स्टेजेस में है, उसके इनिशियल ट्रायल्स सक्सेसफुल हैं। तो ये सारा कुछ AI और जेनेटिक इंजीनियरिंग लगा के उन्होंने करा है। तो ये सब एक तरीका है जिसमें हम लोग AI का यूज कर सकते हैं। AI की अभी शुरुआत है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, AI इन एग्रीकल्चर का भी रेवोल्यूशन आएगा, जिसमें हम लोग इसका बहुत अच्छा वो देखेंगे। सेंटर फॉर एक्सीलेंस जैसे उसका एक बेसिक मकसद ही यही है कि एक हमारा एक AI का इकोसिस्टम बने कंट्री में, और जो हमारे पास एक मैन पावर की जरूरत है, एक्सपर्ट, वो और जैसे वैसे तो इंडिया में लोग अच्छे हैं IT में, लेकिन और भी अच्छे हो जाएंगे और उसको शार्पन होके और उसमें काम करेंगे। जी नीलम जी, जैसा कि जो बजट भाषण था उसमें हमने ये भी सुना कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो कृषि वर्धन निधि है
दोनों में कृषि स्टार्टअप्स की बात की गई है, और जब हम नई तकनीक की और जैसा कि सर बता रहे हैं एआई की बात करते हैं तो कृषि स्टार्टअप की संभावनाएं काफी ज्यादा लगती है। क्या लगता है कि इस बार बजट में कृषि स्टार्टअप को बहुत ज्यादा फोकस में रखा गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दो योजनाओं में और दो जगह इसका जिक्र है। इनफैक्ट दो नहीं और भी कई जगह जिक्र है। जी जी। और देखिए, हम जैसा कि दास साहब ने बताया था कि हमारे पास जो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर या रूरल में जो लोग हमारे जुड़े हुए हैं लगभग 50% है। तो हमें इन लोगों को, और जो हमारा सेक्टर है, हमारे किसानों ने पैदा करना तो बहुत अच्छा सीखा, प्रोडक्शन हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। क्या हम अपने गांव के लेवल पर ही स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम उनको हेल्प कर, उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं कि प्राइमरी प्रोसेसिंग कर लें, ग्रेडिंग कर लें, क्लीनिंग कर लें, पैकेजिंग हो जाए, अगर उसकी लेबलिंग हो जाए और उस पर जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो हो जाएं, तो हम सीधे उनको मार्केट में ले जा सकते हैं, जो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और आपने लास्ट ईयर देखा, हमने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा काम किया। हम अभी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को और आगे ले जा सकते हैं और इस वैल्यू चेन पे हम काम कर सकते हैं। तो हमें अगर इसको करना है तो हमें गाँव से ही शुरू करना होगा। इसीलिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप को हमने एक सेंट्रल थीम इस बजट में आपने देखा कि रखा गया है, और उनको ट्रेनिंग देने से लेके, क्रेडिट देने से लेके, सारी हैंड होल्डिंग हम विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न कार्यक्रमों में उनको दी जा रही है। उससे ये है कि आपको दो तरह से सहायता, इससे मतलब सहयोग मिलेगा। एक तो होगा कि किसानों के पास, अगर उनके पास ऐसा कोई मार्केटिंग नेटवर्क या स्टार्टअप रहेगा तो किसानों को हेल्प मिलेगी। दूसरा है किसानों का जो दाम मिलता है वो उनको दाम अच्छा मिलेगा। और तीसरा है जो प्रोडक्शन कास्ट है किसानों की, वो भी कम करने में मदद मिलेगी। तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा, इसके साथ साथ हमारे किसानों की भी हेल्प हो पाएगी। इसीलिए स्टार्टअप को रखा है कि वो लोग अपना में आगे बढ़ के आए और इस सेक्टर में भी आके काम करें, क्योंकि इसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं जहां पर वो सब सेक्टर्स में काम कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। जी नीलम जी, और जो हम कृषि वर्धन निधि की बात करें तो ये कैसे अलग है? क्योंकि हम चाहे एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, बागवानी का भी हमने उस पर भी चर्चा की, उसके बारे में भी हमने बात की, योजना है। ये जो अलग से इसके बारे में बजट में कहा गया है, दरअसल इसका मकसद क्या है और क्या है ये? क्या कोई अम्ब्रेला योजना होगी जो कि हर एक योजना को कहीं ना कहीं पोषित करेगी? कैसे समझे इसे? देखिए, जब हम बजट में किसी भी प्रोग्राम को अलग से लेके आते हैं तो इसका मतलब है वो उस पर बहुत हम एम्फेसिस देना, या ये प्राइमरी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपने देखा कि इसमें एग्रीकल्चर एस्केलेटर फंड है। इसका मतलब एक अलग से फंड क्रिएट किया जाएगा और ये जो फंड होगा ये हमारे स्टार्टअप को सीधे सपोर्ट करेगा कि अगर हमारे स्टार्टअप वहाँ पर गाँव में या ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ भी काम शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए एक डेडिकेटेड फंड होगा। उनको क्रेडिट के लिए कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और इसके माध्यम से हम उनको हर तरह की सहायता देने का प्रयास किया जाएगा कि वो अगर कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो क्या होता है, शुरू में चैलेंज होता है कि अगर कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मान लीजिए उनको कोई क्लियरेंस चाहिए किसी मिनिस्ट्री से, या उनको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, या उनको इनिशियल पैसा चाहिए, या उनको मशीनरी की जानकारी नहीं है, तो ये सब भी हेल्प इसमें होगी। और इसके अलग से देने का मतलब इसमें यही था कि हमारे यंग युवा बच्चे हैं जिनके अंदर अपार क्षमताएं हैं, उनका दोहन करके हम वो भी खुद नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी एम्प्लॉयमेंट देने वाले बने। यानी नीलम जी, हम इसको कम शब्दों में समझें तो ये कृषि स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए है। अब वो कृषि स्टार्टअप किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, चाहे वो मोटा अनाज यानी मिलेट हो, बागवानी हो, डेयरी हो, नेचुरल फार्मिंग हो, तो कृषि स्टार्टअप के लिए फिशरीज हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, जिसके बारे में अभी हमने बात भी की, तो ये किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ स्टार्टअप हो सकता है। लेकिन इसके लिए अलग से फंड है, यानी आप स्टार्टअप शुरू कीजिए और उसका लाभ लीजिए। तो कुल मिलाकर सेंटर जो है या फोकस जो है, जैसा कि मैम ने बताया कि इस बार के बजट में स्टार्टअप है, यानी कह सकते हैं कि युवा है और ज्यादा जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो पैदा हो, इसका ध्यान रखा गया है। फिलहाल इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहें बजट कॉन्क्लेव। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है।
लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, फिर यहाँ एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, ऐसा षड्यंत्र हुआ कि भारत परतंत्र हुआ, पर मिट न सकी स्वराज की चेतना, उठी स्वाधीनता खोने की वेदना। देखिए स्वराज का मेगा शो, 3 एपिसोड लगातार, प्रत्येक शनिवार और रविवार 11 फरवरी से दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बजट कॉन्क्लेव, जिसमें हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं। बजट पेश हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर आप इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहें। कृषि के क्षेत्र के लिए कौन सी बातें हैं जो कि हमारे किसानों के लिए समझना बहुत जरूरी है, युवाओं के लिए समझना बहुत जरूरी है, अगर वो इस क्षेत्र में संभावनाएं तलाश रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि सर मैम हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कृषि स्टार्टअप की, और कृषि स्टार्टअप में हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो AI का क्षेत्र हो या फिर बागवानी का क्षेत्र, उसमें जो जमे जमाए लोग हैं वही काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह का एक फंड तैयार करने से या फिर इस तरह की पहल करने से जो एक यंग ब्लड है, जो फ्रेश टैलेंट है, उसका भी इंट्रोडक्शन होगा? बिल्कुल आपने सही बताया अंजू जी, क्योंकि जो स्टार्टअप की स्कीम है और इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक अलग से एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर जो फंड किया है, इससे बहुत से जो यंग टेक्निकल लोग हैं, क्योंकि वो तो एक डोमेन से कंसर्न है, डोमेन चाहे एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, वो वहां आएंगे, काम करेंगे। तो आप देखेंगे कि इन आने वाले सालों में कई सारे टेक्निकल लोग जो टेकीज हैं, अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, वो AI के थ्रू या इधर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू वो एग्रीकल्चर में आएंगे और उसको स्ट्रांग बनाएंगे। वो अपना दिमाग लगा के हमको सॉल्यूशंस बताएंगे कि हम ऐसे इसमें काम करेंगे। एक होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT कई स्टैंडर्ड हैं, कुछ हमको डिवाइस करने पड़ते हैं। अब ये लोग अपना दिमाग लगा के हमको इस इंडियन एग्रीकल्चर सिनेरियो में वो सजेस्ट करेंगे कि कैसे क्या IoT लगना चाहिए। वो डेटा कलेक्शन में काम आएगा, क्योंकि किसी भी AI सॉल्यूशन के लिए या AI सिस्टम में एल्गोरिथम रहता है और डेटा रहता है, और IoT है या कोई सेंसर्स के थ्रू हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको अब किसी भी AI के जो एल्गोरिथम या सिस्टम को मैच्योर करने में टाइम लगता है। सैंडबॉक्स, हाँ, तो उसमें हम लोग पहले बनाने के बाद जब ट्रेनिंग करते हैं, फिर उसको सैंडबॉक्स में हम लोग जो बताते हैं ट्रायल इवैल्यूएशन करते हैं, वहां पर एक क्लोज एनवायरनमेंट में सारा काम होता है, और फिर उसको हम लोग चेक करके रिफाइन करते हैं और फिर उसको डिप्लॉयमेंट के लिए ले जाते हैं। करेक्शंस करने के बाद डिप्लॉयमेंट करते हैं जब, तो AI की खासियत है, जैसे वो और डेटा के साथ काम करेगा वो लर्न करता है और इंप्रूव करता है। तो ये जितना ज्यादा हम यूज करेंगे उतना ज्यादा उसको फायदा होगा, उतना ज्यादा बेटर उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। इट इज जस्ट लाइक कि एक बच्चा जब ग्रो करता है तो अपने एक्सपीरियंस के साथ लर्न करता है, और जब बड़ा होता है तो काफी वाइज हो जाता है। इसी तरह AI एल्गोरिथम है कि जो शुरू में इतना मैच्योर नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे डेटा के साथ हम उसको यूज करेंगे वो मैच्योर होता जाता है। तो जब हम डिप्लॉय करते हैं सिस्टम में, तो उसके पहले सैंडबॉक्स का हम लोग ट्रायल पे लेते हैं उसको। जी नीलम जी, जैसे कि सर ने बहुत सारी बातें की एल्गोरिथम के बारे में बताया, सैंडबॉक्स, ये सब भारी भरकम शब्द हमने सुने। तो अगर हम इसे खेती से और कृषि स्टार्टअप से और हमारे गांव का जो युवा जो पढ़कर निकल रहा है, तो क्या लगता है कि उसके लिए क्या ये इतना आसान होगा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो इसे हम किस तरीके से देख सकते हैं? मतलब भविष्य कैसे हम उन युवाओं को लेकर बना सकते हैं? हमारे युवा बहुत काबिल हैं, और IT की जो सक्सेस है देश में, आप देख सकते हैं युवाओं की काबिलियत, उस काबिलियत का प्रयोग हम एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर में भी करना चाहते हैं। बस ये इतनी सी बात है। तो इस बजट में खास करके आपने देखा महिलाओं के लिए हमने जो 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। युवाओं को हम एग्रीकल्चर सेक्टर में लाना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उस सेक्टर में भी अपनी सेवाएं दें, और इस सेक्टर में आकर के इस सेक्टर की इफिशियंसी बढ़ाएं, और इस जो
सेक्टर में जो किसानों को ये कहता है कि वो अपना उनको मान लीजिए कोई बीमारी लग गई, तो अगर हमारे पास ये अपना AI टूल है जो ऑटोमेटिक, तो AI टूल के माध्यम से हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा कि इस फसल में बीमारी लगी है, तो उनको तुरंत हम सहायता दे सकते हैं कि आप अपनी बीमारी लगी, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपको ये उपाय करने हैं। तो ये सारे टूल्स हमारे पास अभी उपलब्ध थे और हम ये सारे टूल्स बहुत जगह हम यूज भी करते आए हैं। तो ऐसा नहीं था अंजू जी कि हम यूज नहीं हो रहे थे, यूज हो रहे थे, लेकिन एक क्लस्टर में हो रहे थे। और जैसे कि आपने सुना कि हमने स्टार्टअप्स में हम कंट्री में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हैं, हमारे पास इतने सारे स्टार्टअप्स हैं। तो इन सब स्टार्टअप्स को की जो काबिलियत है, इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर, चाहे अपना दूध का हो, चाहे हमारे पशुधन हो, उनका स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा जो प्रोड्यूस आ रहा है उसकी क्वालिटी हो, उसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस हो, चाहे हमारा ब्लॉकचेन का यूज हो, इन सब का हम प्रयोग कर रहे थे कहीं कहीं। अब हम इसको क्या ज़्यादा इंटेंसिव करके हम पूरे सेक्टर में लाना चाहते हैं, इस सेक्टर की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और लोगों को जो हमारा जो टेक्निकल मैन पावर हमारे पास उपलब्ध है उसको इस सेक्टर में उनकी सेवाएं लेने के लिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, जो मैन पावर है, उसे जो मानव संसाधन है उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना। और देखिए, हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो युवा जनसंख्या है, जनसंख्या के मामले में भी हम काफी आगे हैं और उसे हम चैनलाइज करें, सही दिशा दें, यही हमें इस बजट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बजट में भी यही दिखाई पड़ रहा है। जी सर, कुछ आप कहना चाहते हैं? गुप्ता जी। जैसा नीलम जी ने बताया कि गांव के युवा जो हैं वो तो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट हैं, तो किसी भी AI सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको डोमेन एक्सपर्ट की सख्त जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट होता है और ये जो टेक्निकल लोग हैं वो एल्गोरिथम और इसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो इन दोनों का जब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो एक हमको एक सक्सेसफुल सॉल्यूशन कोई मिलता है। तो किसी भी स्टार्टअप को बिफोर दे कम विद द इनोवेशन, वो जो इनोवेशन है उसको फिर रोल आउट करने के लिए, उसको डिप्लॉय करने के लिए बहुत सारी हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, बहुत सारा डेटा कलेक्शन की जरूरत होती है। वहां पे हम उम्मीद करते हैं और ये होगा भी ऐसा कि एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बहुत बड़ा सपोर्टिंग उसमें करेगा। स्टार्टअप की बहुत सारी स्कीम्स हैं, अलग अलग मंत्रालयों की भी स्कीम है, वो लोग भी एनकरेज करते हैं एग्रीकल्चर पे, जैसे STPI ने किया है, अदर मिनिस्ट्रीज ने भी किया है। बट ये तो एग्रीकल्चर में अलग से फोकस आया है, ये बहुत अच्छा चीज रही। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेगा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक बहुत अच्छी पहल रहेगी, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है, ओपन सिस्टम में बनेगा और इंटर ऑपरेबल रहेगा। तो जो भी स्टार्टअप अपना एक जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसको डिप्लॉय करने के लिए ये कहीं भी बैठे हैं उसको कोई यूज कर सकता है, तो ये सब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी एक सोच है और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि ये एक गेम चेंजर टाइप का रहेगा। बिल्कुल गेम चेंजर हो सकता है और एक स्तर पर आ जाएगा, जैसा कि अभी सर ने कहा है। और हमारे मेहमान लगातार इसके बारे में समझा रहे हैं कि कैसे एक नए तरह की कृषि की हम कल्पना कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र की कल्पना कर रहे हैं जो तकनीक से जुड़ा होगा, युवाओं को जो शहरों की तरफ भाग रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं गांव में स्टार्टअप के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास साफ तौर पर इस बजट में देखा जा रहा है। संदीप जी, मैं आपके पास आती हूँ। एक हम जो व्यवहारिक समस्या देखते हैं गांव के स्तर पर, जैसे हमने स्टार्टअप की बात कर ली और नई नई तकनीक के बारे में बात कर ली, हमने बागवानी के क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में बात की, लेकिन जो व्यवहारिक समस्या है वो होती है इक्विटी की। आपको लगता है कि इक्विटी एक जो युवा आगे बढ़ना चाहता है उसे कुछ समय तक उसकी जरूरत रहती है, तो उसको लेकर आपको लगता है कि इस बजट में उस समस्या को दूर करने का भी प्रावधान किया गया? देखिए, स्किल एनहांसमेंट के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी बजट में बात किया गया। तो उसमें एसेंशियली आप देखोगे तो एग्रीकल्चर जो स्टार्टअप के बारे में बात किया, एग्रीकल्चर में अभी इतना डिमांड है जो ड्रोन पायलट का। मैं एक ही एग्जांपल देना चाहता हूँ ड्रोन पायलट का। तो रूरल लेवल पे, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर यूज के लिए ड्रोन को चलाने के लिए पायलट उनको बोला जाता है, तो उसको ट्रेनिंग उसको अगर दिया जा सके, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द जो टेक्नोलॉजिकल बात हम लोग कर रहे हैं उसको आराम से अंदर से उनको ट्रेनिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके जो रूरल यूथ है उनको समझा जा सकता है। और जो स्टार्टअप का रोल वही रहेगा कि रूरल यूथ को कैसे ट्रेन किया जाए, क्योंकि स्टार्टअप विल प्रोवाइड द एंटायर जो बेस प्लेटफॉर्म देगा, बट जो यूथ जो लोकल लेवल पे जो समझते हैं उनका जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस वो उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। एंड इसे बहुत ही सराहनीय मुझे लगता है ये कदम है, क्योंकि स्किल एनहांसमेंट तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये सब स्किल काफी
फास्ट मूविंग होता है, इवॉल्विंग होता है, एंड उसको तो बजट में जो स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात किया तो स्किलिंग करने से यूथ को रोजगार भी मिलेगा, गांव में रोजगार मिलेगा, और सबसे बड़ा चीज रूरल इंटरप्रेन्योर भी डेवलप होंगे। स्टार्टअप जो लोकल लेवल पे छोटा छोटा, अभी भी बहुत सारे इंटरप्रेन्योर रूरल लेवल पे बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप कल्चर आ रहे हैं, तो इसमें एक्चुअली वही अपनी खेती पे बैठकर अपने गांव का खेती वो देख सकते हैं, एंड जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है वो सोच सकते हैं, जो पहले शायद संभव नहीं था। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी का उसके संभव हुआ है, क्योंकि रियल टाइम जो क्रॉप सेंटिंग और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू रियल टाइम क्रॉप फोरकास्टिंग, मतलब क्रॉप में क्या स्थिति है, क्या किया जा सकता है, तो ये सारे तमाम, और मार्केट, सबसे बड़ा चीज है मार्केट लिंकेज, ये सब सारी चीज मार्केट एग्रीगेटर मॉडल जो एग्रीगेशन कर सकता है, यूथ अगर लोकल लेवल पे एग्रीगेशन कर सकता है क्रॉप का, उसको मार्केट भी वैसे मिलेगा, एसेसिंग मिलेगा। तो ये पूरा तमाम बातें स्किलिंग से लेके स्टार्टअप तक ये होल इकोसिस्टम है। तो बजट के वो इकोसिस्टम के बारे में बात किया है, एंड मुझे लगता है फ्यूचरिस्टिक है। बहुत सारे हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया, अभी प्रोडक्शन से लेकर अभी जो दूसरे पार्ट प्रोसेसिंग, एसेइंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, वो सब बात हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत ही वेलकम स्टेप है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि कह रहे हैं कि बिल्कुल ये स्वागत करने योग्य है, और बहुत सारे इसमें बातों का ध्यान रखा गया है। नीलम जी, अंत में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी कुल मिलाकर हमारे जो युवा हैं, जो तकनीक से जुड़ना चाहते हैं, जो नए किसान हैं, उनके लिए? अंजू जी, पहले तो अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि वो ये न सोचे कि जिस पर हमने बात की है सिर्फ यही है, जो उनको सहायता उपलब्ध थी पहले से बहुत सारे कार्यक्रमों के तहत, वो उनको उपलब्ध रहेगी। ये और नए इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स थे जिन पे ज़्यादा बल दिया गया, जिनकी हमने बात की है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे युवा हैं और जो सोचते थे कि किसानी करना अच्छा काम नहीं है या बहुत मुश्किल है, परंपरागत तरीका है, वो हमारे युवा इस खेती से जरूर जुड़ें, क्योंकि खेती में बहुत संभावनाएं हैं, और हम अब जो खेती है इसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना चाह रहे हैं, और उसमें ही सारा काम चल रहा है। तो हमारे जो पुराना खेती के तरीके को हम मॉडर्नाइज करके यंग लोगों को जोड़ करके हमारे गांव के युवा, हमारी बहनों को भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था 21 लाख जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन महिलाओं को भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इसमें सबको साथ ले करके आगे टेक्नोलॉजी ड्रिवन आपकी जो जीवन में आपका जो लेबर है, आपको लेबर कम करना पड़े, आपको इस कम लेबर के साथ आपके प्रोडक्टिविटी बढ़े, आप जो पैदा करें उसका अच्छा दाम भी उपलब्ध हो, और आपको दाम उपलब्ध होने के साथ साथ हमारे पढ़े लिखे बच्चे भी इसमें आए, इन सब का ध्यान रखा गया है। तो किसान, जो हमारे युवा किसान इस पर जुड़ना चाहते हैं, आप जरूर इस पे आइए, और जो सरकार का एक प्रयास है आप जरूर इसमें आएंगे तो इसका फायदा लीजिए, और हमारा जो इस सेक्टर है, इस सेक्टर में जुड़ करके इसके तरक्की में अपना भी योगदान दीजिए। बिल्कुल। तो इसकी तरक्की में हमारे युवा, हमारे किसान महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वो वैसे ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, क्योंकि देखा हमने कि कोरोना काल में जब हर तरफ कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, वो कृषि का ही ऐसा क्षेत्र था जो कि लगातार बना रहा, डटा रहा, और हमारे घरों तक, हमारी थाली तक भोजन पहुंचता रहे, इसे वो सुनिश्चित करता रहा। तो अन्नदाता इसीलिए किसान को कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और बजट को और सरल तरीके से समझाया, किसानों को इससे कैसे लाभ हो सकता है इसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ ही अभी हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है जिसे हमें आपको समझाना है, आप तक बात पहुंचानी है। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नशे के लिए बदनाम ड्रग्स से जर्मनी में हो रही है कुछ मानसिक रोगों के इलाज की कोशिश। जिनकी लत से इतनी परेशानी होती है, उनसे डॉक्टर कैसे कर रहे हैं इलाज, देखिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट पर हमारी विशेष पेशकश बजट कॉन्क्लेव। और ब्रेक से पहले हमारे साथ कुछ मेहमान थे और अब मेहमानों का एक नया पैनल जुड़ गया है। उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं जो अन्य भाग रहे हैं इस बजट की कृषि से जुड़े हुए, उन्हें और बेहतर तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। इस भाग में मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भूषण त्यागी जी हैं जो कि संयुक्त आयुक्त हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ दूसरे मेहमान है डॉक्टर वी.के. तिवारी जो कि डीजीएम है मार्केटिंग क्रिबिको से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सहकारिता के बारे में हम आपसे समझेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर नीरू भूषण जी हैं सीईओ पूसा कृषि से। मैम आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे साथ एक और मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट है और इकोनॉमिस्ट हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे बजट की बारीकियों पर। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और इस भाग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेयरी के बारे में। सर जैसा कि हमने देखा है कि खासतौर पर एनिमल हस्बेंड्री को लेकर बहुत कुछ किया जा रहा है। पिछले बजट में भी हमने देखा और इस बार भी इसे काफी फोकस में रखा गया है। और पूरे विश्व के संदर्भ में हम बात करें तो एक कोशिश ये हो रही है कि मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में हमारा देश एक हब बने, जहां हम देख रहे हैं कि मिल्क प्रोडक्शन में हम काफी आगे हैं और यहां से हम विश्व को सप्लाई करें। तो उसका विजन इस बजट में भी दिखता है, क्या कहना चाहेंगे? जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर की आप बात कर रही हैं। डेयरी सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जो एलाइड सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर है। आप इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट देखें, दूसरी चीजें देखें, ग्रोथ रेट देखें तो काफी तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है जिसका CAGR 7.9% रहा है पिछले 4-5 वर्षों में लगातार। और दूध की वृद्धि भी देखें तो 6.3% की रही है, जिससे लगता है ये सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला सेक्टर है, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। और अगर बजट को हम देखें तो बजट में जो क्रेडिट का प्रावधान इस बजट में किया गया है, 20 लाख करोड़ के क्रेडिट का प्रावधान इस बजट में किया गया और पूरा का पूरा फोकस जो दिया जा रहा है उसमें डेयरी सेक्टर को, फिशरी सेक्टर को और हमारे दूसरे सेक्टरों को भी। तो अगर पशुपालन के लिए हम ये बात करें कि पशुपालन पे और क्या क्या चीजें की गई हैं पिछले बजट में भी, इस बजट में भी, तो पिछले बजट में भी जो घोषणाएं की गई थी कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया था और राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक बढ़ाया गया है और इसमें 2400 करोड़ का आवंटन किया गया है। अगर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन में किस तरह की से पैसा फंड के रिलीज हुआ है तो हम देखेंगे कि 2400 करोड़ रुपए की राशि अब तक 4 से 5 सालों के बीच में राज्यों को जारी की गई है, जिससे हमारी उत्पादकता में वृद्धि हो, किसानों की आय में वृद्धि हो। और ये बजट तो एक ऐसा क्षेत्र को लेकर आया है जैसे क्रेडिट इस क्षेत्र में अभी तक नहीं मिलता था हमारे किसानों को, तो क्रेडिट अब ज्यादा से ज्यादा हमारे किसानों को मिलेगा, जिसकी पशुपालकों को मिलेगा, जिसकी बहुत जरूरत है हमारे पशुपालकों को। नहीं तो हमारे पशुपालक को जब क्रेडिट नहीं मिलता तो उनकी जो उत्पादन है और उनके जो उत्पाद हो रहे हैं तो उसको वो मार्केट तक ले जाने में सफल नहीं हो रहे थे। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि ग्रोथ इस क्षेत्र में बहुत अच्छी है और हम आपको ये भी बता दें कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें अकेले डेयरी सेक्टर की जो भूमिका है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि 5% इसका हिस्सा बनता है। और हम पूरे विश्व के स्तर पर बात करें तो हमारे दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसकी गुणवत्ता को और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में अच्छी नस्लें, अच्छी ब्रीड जो पशुओं की हैं वो हमारे जो पशुपालक हैं उन तक पहुंचेंगे ताकि और बेहतर इस क्षेत्र में कर सके और ज्यादा आमदनी हो सके। और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दयाकर राव जी हैं जो कि CEO है न्यूट्री हब इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च से। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और आपका इंस्टीट्यूट तो लंबे समय से इसमें काम कर रहा है, लेकिन देखिए इस बार बजट में मिलेट की ही चर्चा हुई। किस तरीके से देखते हैं इस कदम को और इस कोशिश को कि मिलेट को श्री अन्न कहा गया, श्री अन्न योजना के नाम दिया गया इस बार? ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मिलेट्स के लिए, खास करके अभी जब बजट में प्रस्ताव आ गया फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के मुंह के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माना जाएगा जी, प्रैक्टिस ले जाने के लिए। इससे हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गया ताकि अभी जो एक्सपर्टीज हम बनाए हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी इससे ज्यादा होगी, क्योंकि सारे भारत देश के मिलेट का रिसर्च का, टेक्नोलॉजी का और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का
और मार्केट डेवलपमेंट का, ये सारे चीज पे वैल्यू चेन से काम लागू है और हम पायलट स्केल से अच्छे हुए हैं, अपस्केलिंग कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, स्टार्टअप के साथ, ताकि आम आदमी को मिलेट्स को पहुंचा जाए। मगर अभी ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काफी वायरल हो गए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मुताबिक 2023 के बाद जैसे प्रमोशनल का प्रोग्राम जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड ICAR के तो काफी और 20 डिपार्टमेंट को साथ लेते हुए आगे चल रहे हैं। लॉट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज आर बीइंग टेकन अप। तो इससे हमारा बोझ ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड बढ़ने से एंड लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स वुड बी seeking our advice, technical. We will be able to share with all the state governments and various stakeholders all the technical know-how about various processes, including production, including processing, including value addition, and take it to the market level. And even the greater responsibility falls on us because it is a global center of excellence. Now, because India is the largest producer है, सारे दुनिया में इंडिया 20% मिलेट्स प्रोड्यूस करती है दुनिया भर के। मिलेट से 20% शेयर है हमारा और एशिया का 80% शेयर है। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू चेन जो डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो ICAR का विंग है, लगातार 15 साल से काम करते हुए इसका पूरा साइंस ऑफ मिलेट को जो डेवलप किया है, अभी सारे दुनिया को हम वी वांट टू मेक इट रेलेवेंट। बिल्कुल, हम भारत को एक हब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मिलेट को लेकर हमारी एक अपनी छवि हो या अपनी एक ब्रांडिंग हो, उसका प्रयास किया जा रहा है। तो इस बजट में खासतौर पर श्री अन्न यानी मोटा अनाज, पोषक अनाज, मिलेट के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसको लेकर वित्त मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Millets, which are Sri Anna. India is the forefront. मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न। India is at the forefront of popularizing millets. भारत कंजम्पशन मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम में सबसे आगे है, जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कार्य को बढ़ावा मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है। हम दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। We grow several types of Sri Anna. हम कई प्रकार के श्री अन्न उगाते हैं, जैसे कि ज्वार, श्री अन्ना रागी, श्री अन्न बाजरा, श्री अन्ना कुट, श्री अन्न रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा। इनके ढेरों स्वास्थ्य फायदे हैं और यह सदियों से हमारे भोजन का मुख्य अंग बने रहे हैं। The huge service done by small farmers इन श्री अन्न को उगाकर देशवासियों की सेहत में योगदान करने वाले छोटे किसानों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। अब भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। तो बिल्कुल अभी आपने सुना वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने खासतौर पर श्री अन्न का जिक्र किया। इसे एक नई उपाधि दी गई है और इसी से समझ सकते हैं कि इसको लेकर हमारी सरकार कितनी गंभीर है, इसे किस स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर राव, अब जैसे कि हम बात करें मोटे अनाज की, मिलेट्स की, और आपका इंस्टीट्यूट तो इस पर काफी लंबे समय से काम कर रहा है। अभी आपको क्या लगता है कि किस किस तरह की चुनौतियां थी मोटे अनाज को लेकर, चाहे तकनीक की बात करें या फिर ये खाने में सुविधाजनक हो, उसके संदर्भ में अगर हम बात करना चाहें, इस नई योजना से आपको क्या लगता है उन सब चुनौतियों को किस तरीके से दूर करने में लाभ मिलेगा? अपना वित्त मंत्री जो कहा है ब्रांडिंग श्री अन्न,
फ्री अन्न कहा जाता है, इससे काफी फर्क होता है कि क्योंकि हम सारे दुनिया को इसको लेके चल रहे हैं, ज्यादा इसमें जो भी रिसर्चेबल एरियाज है और ये मार्केट इश्यूज है या इसको लेते चलते हुए हमारा जो साइंस का एक्सपर्ट, जो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्टीज जो बनाया है उसको वर्ल्ड को रिलेवेंट होना चाहिए, ताकि अभी एक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज है जैसे उसका रेप्लिकेट करने की वजह से यू डोंट नीड टू रीइन्वेंट द व्हील, स्ट्रेट अवे वी कैन just replicate the value chain model that is being developed by our institute, both in terms of processing as well as production के लिए भी जो भी कल्टीवर्स है हमारे लिए इतना we have gone बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं ताकि हम बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज भी ला चुके हैं। बिल्कुल। तो इसको दुनिया को परिचय करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ताकि हम ग्लोबल हब बनी जाते हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जैसे ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मुताबिक हमारा कर्तव्य बहुत ज्यादा है। जैसे इनके गैप्स है वैल्यू चेन के जो भी गैप्स है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास टेक्निक, हमारे पास जो विल है और एक्सपीरियंस है, उसको देते हुए ग्लोबल लेवल वी विल बी एबल टू वर्क विद द वेरियस पार्टनर्स यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने कहा कि जी बिल्कुल, तो पूरे विश्व में अपनी आप छाप छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तत्पर हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी बातचीत में कहा। और बायोफोर्टिफाइड वैरायटी यानी ये ऐसी किस्में होंगी जो हम पहले ही मोटे अनाज की जो किस्में जान रहे हैं उनमें और बेहतरी होगी, वो और पोषक होंगी, क्योंकि हमारे देश की एक और ये भी बड़ी चुनौती है कि पोषण सुरक्षा को हम सुनिश्चित करें। फल, सब्जी, मांस, दूध, इनकी तो हम बात करते ही हैं, लेकिन मोटा अनाज जो कि अपने आप में बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है, ये कहीं ना कहीं हमारी थाली से गायब हो रहा है। ऐसे में इस तरह की किस्में अगर आएंगी तो बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है उसे भी हम दूर करने में कामयाब होंगे। नीरू जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि उन्होंने कहा कि प्रोसेसिंग का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है और नई तकनीक की इसमें जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो 60 और 70 का दशक था उससे पहले मोटे अनाज अपने आप में काफी बोए भी जाते थे और उनका सेवन भी किया जाता था, लेकिन जैसे आसानी से गेहूं और चावल जिन्हें और आसानी से हम कंज्यूम कर सकते हैं ये आए तो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। इसमें तकनीक और प्रोसेसिंग को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसमें स्टार्टअप का क्या रोल हो सकता है? जी हाँ, ये क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, सो इसके अंदर स्टार्टअप का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर आप बात करें फार्म टू फोक तक, तो उसमें प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा एक एग्रीगेशन एट द फार्मर्स लेवल, क्योंकि जो भी मोटा अनाज है ये छोटे छोटे किसानों के द्वारा उगाया जाता है। एक तो सबसे बड़ा जो काम स्टार्टअप्स कर रहे हैं वो इन छोटे छोटे किसानों से एग्रीगेट कर रहे हैं, ले रहे हैं रॉ मटेरियल के तरीके से। फिर दूसरा पार्ट है कि उस रॉ मटेरियल को ज्यादातर ये हिली रीजन में या साउथ में रहता है, खासतौर से अगर हम हिली रीजन की बात करें तो वहाँ छोटी छोटी स्टार्टअप्स हैं जो ये एग्रीगेट करती हैं काफी, और फिर ये जब रॉ मटेरियल इन स्टार्टअप्स को दूसरे लेवल के स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करते हैं, जो कि वहां पर इनकी प्रोसेसिंग वो एक स्पेशल तरीके की प्रोसेसिंग है। अगर आप देखें कि इनमें एक हस्क का बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिनको उतारने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आपने देखा हो, अगर हम बाजरे की खिचड़ी भी खाते हैं तो पहले उसको थोड़ा सोक करके उसको मतलब कूटने के बाद उससे हम डी हस्किंग करते हैं। सो वो डी हस्किंग के एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने के बाद रेडी टू ईट काफी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें पहले तो खाली हम बात कर रहे थे कि कुकीज ही बनते थे, लेकिन अब कुकीज के अलावा बहुत सारे रेंज हैं जिसमें स्टार्टअप्स बहुत बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और वो काफी स्केल अप। अब उनके सामने ये है कि वो कैसे स्केल अप करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक छोटा लेवल पे उन्होंने अपना एक बिजनेस जमा लिया है, तो अब अगर उनको इंटरनेशनल ली जाना है तो उनके स्केल अप के लिए अब हमें उनको प्रोत्साहन देना होगा और उनकी मदद करनी होगी। नलिनी जी, क्या लगता है आपको कि इससे जो हम श्री अन्न योजना की बात कर रहे हैं कि जो कमियां थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मोटा अनाज गायब होता गया, उससे दूर करने में काफी मदद मिलेगी? सर्टेनली इस योजना में अभी श्री अन्न को पॉपुलर करने के लिए प्रयास किया जाएगा, लोगों में इसकी विशेषता के बारे में लोगों को बताया जाएगा, तो लोग इसको खाने के लिए आतुर होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और आज देखती हैं कि जो समय के साथ लोगों में बीमारियां जैसे मधुमेह, डायबिटिक, हार्ट पेशेंट और ये
ब्लड प्रेशर वगैरह की फ्री होता है ये, बिल्कुल जी हाँ जी, ये सब बढ़ती जा रही हैं और मोटे अनाजों में इन सब चीज़ों को टैकल करने की एबिलिटी है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटे अनाज क्लाइमेट रेसिस्टेंट भी है जी। कम बारिश में या ज़्यादा तापमान पर भी हो जाते हैं और ये ज़्यादातर हमारे मोटे अनाज जो खरीफ सीजन में होते हैं जहाँ और वर्षा पर डिपेंडेंट रहते हैं, बिना ज़्यादा सिंचाई के ये हो जाते हैं। तो इसलिए आने वाले समय में इनकी बहुत महत्ता होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, बारिश का कोई पता नहीं, टेम्परेचर कभी बढ़ जाता है। तो उस समय में लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके, उसमें श्री अन्न की बहुत ही बड़ी भूमिका हो गई और उसके लिए सरकार इस योजना को लेकर आई है ताकि लोगों में इसकी महत्ता का पता चले और लोग इसको खाएं। तो ज़्यादा जब खाएंगे तो मार्केट में डिमांड इसका बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो किसानों को इससे लाभ ज़्यादा मिलेगा। आज स्थिति है कि इसकी उत्पादकता थोड़ी सी कम है और प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है, इससे किसानों को लाभ उतना नहीं मिल पाता है दूसरे फसलों जैसे धान और गेहूं के। तो लोग उस तरफ वही लोग जाते हैं जहां पर कि पानी की व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं है। जी जी जी। तो इसलिए सरकार इसके तरफ जागृत हुई है कि इसको हम कैसे बढ़ावा दे सकें, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल नलिनी जी। लेकिन एक हम और भी समस्या देखते हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आप मोटा अनाज अपनी थाली में शामिल करें, किसान से हम कह रहे हैं कि वो उगाए, स्टार्टअप की बात करें कि वो इसकी प्रोसेसिंग करे, लेकिन हम इस बात को भी नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं कि एक जो तंत्र होता है, जो हम गेहूं और धान की बात करते हैं, उस तरह की अभी व्यवस्था, उस तरह का तंत्र, यानी उस तरह की खरीद, उस तरह की भंडारण की व्यवस्था और वो जो मार्केट नेटवर्क होता है वो अभी नहीं दिखाई देता है। तो आपको लगता है कि उस चीज को भी इस बजट के बाद हम दूर करने का प्रयास कर पाएंगे? नहीं, सरकार ये मार्केटिंग की व्यवस्था किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए नहीं, सभी क्रॉप के लिए, सभी फसलों के लिए सरकार मार्केट को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है। जैसे इनाम पहले से जो चल रहा है वो स्कीम, अभी जो एक बात आई है कि विकेंद्रीकृत स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी, जो हम प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पैक्स जो हैं, पैक्स के स्तर तक हम स्टोरेज फैसिलिटी जो क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ इनको स्टोर किया जा सकता है और स्टोर किया जाएगा और जब पैसे भाव उसका मार्केट में ज़्यादा हो उस समय किसान बेच पाएंगे। तो ये भी एक मार्केट का ही पार्ट है, जो स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट करना, और जब पैसे मतलब दाम कम हो तो उसको नहीं बेचना और दाम ज़्यादा हो उसमें बेचना। तो इस तरह की चीज़, और भारत सरकार जो पिछले बजट में जो घोषित की थी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके तहत भी वेयर हाउसेज चारों तरफ बन रहे हैं और पिछले सालों में बहुत वेयर हाउसेज बने हैं और अभी आगे आने वाले समय में भी वेयर हाउसेज बनेंगे। और बहुत सारे श्री अन्न में MSP भी घोषित की गई है और उस पर खरीदने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे स्टेट देखिए, ये जो सरकारी खरीद जो है उसको भी लेकर के जो हमारे मोटे अनाज हैं उनसे जोड़ा जा रहा है, जैसा कि नलिनी जी भी बता रहे हैं। और जब खरीद अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि किसान उससे उगाने से भी नहीं पीछे रहेगा, और जब इस तरह का पुश मिलेगा, इस तरह का समर्थन मिलेगा, इस तरह सरकार की तरफ से सुविधा मिलेगी, तो क्यों कोई नहीं मोटा अनाज उगाना चाहेगा, क्यों इसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आइए अब जानते हैं कि स्टार्टअप्स को लेकर, क्योंकि जैसे कि देखिए जो स्टार्टअप है वो कोर रहा है इस बजट का, तो स्टार्टअप को लेकर वित्त मंत्री जी ने क्या कहा? An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups. एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए जो युवा उद्यमी है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य होगा किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना।
यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं उत्पाद को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी भी शामिल की जाएगी। अतिरिक्त लंबे रेशेदार कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम पब्लिक प्राइवेट भागीदारी PPP के माध्यम से क्लस्टर आधारित और वैल्यू चेन दृष्टिकोण अपनाएंगे। किसानों, राज्य और इंडस्ट्री के परस्पर सहयोग से इनपुट आपूर्ति, एक्सटेंशन सेवाओं और मार्केट लिंकजों की व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए मार्केटिंग जो लिंकेज है वो किया जाएगा, चाहे वो स्टार्टअप की बात करें या फिर जो हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बाजार नहीं होगा तब तक जाहिर सी बात है कि किसान उसे उस व्यवसायिक स्तर पर नहीं ले जा पाएगा। नीरू जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जैसे कि अभी वित्त मंत्री जी ने भी स्टार्टअप को लेकर कई सारी बातें कही, और चाहे हम डेयरी के क्षेत्र की बात कर लें, बागवानी के बारे में भी हमने बात की, मिलेट्स पे भी बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर घूम फिर के बात जो है वो स्टार्टअप पर पहुंच जाती है। तो स्टार्टअप कितना बड़ा इसमें एक कारक हो सकता है हमारी पूरी व्यवस्था को, हमारे पूरे कृषि के क्षेत्र को एक गति देने में? हाँ जी, हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बजट का मेन जो विजन था वो ये था कि अपॉर्चुनिटी क्रिएशन फॉर सिटीजन स्पेशली विद फोकस टू यूथ, और दूसरा था ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, और तीसरा है कि स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली ये तीनों उद्देश्यों की पूर्ति हम स्टार्टअप्स के जरिए ही करते हैं, और भारत में स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की रैंकिंग वर्ल्ड स्तर पर तीसरी है। और आज की डेट में जो लेटेस्ट डाटा है वो तकरीबन 90,000 स्टार्टअप जो है वो DPIIT से रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम अब एग्री स्टार्टअप की बात करें, एग्री स्टार्टअप की संख्या तकरीबन 2,000 के करीब बताई जाती है, जो डिफरेंट है, लेकिन मैं मानती हूँ कि इससे ज़्यादा है, क्योंकि भारत अब कृषि के बारे में जो एक योजना जो रफ्तार के माध्यम से लागू की गई, जिसमें कि 29 इंक्यूबेटर 23 स्टेट्स के अंदर बनाए गए, और पिछले 4 साल में हम लोगों ने तकरीबन 21,000 के करीब एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करके और 3600 स्टार्टअप्स को ट्रेंड किया डिफरेंट फार्म टू फोक में, और 1100 स्टार्टअप को हमने इसमें फंड डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये एक नींव थी जिसके बेसिस पे जो ये काम हुआ और जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया। तकरीबन हम लोगों ने 40 लाख फार्मर्स की लाइफ को टच किया, इस स्टार्टअप्स ने टच किया। तो ये और तकरीबन 3,000 ज्यादा इनोवेटिव नए प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च हुए। जी जी। अब ये एक फाउंडेशन थी, एक नींव थी, जिसके ऊपर ये एग्री स्टार्टअप एक्सेलरेटर फंड की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की, और उसमें ये देखा गया कि अभी जो हमने 25 लाख का अनुदान दिया और 5 लाख तक का अनुदान दिया, इसमें तकरीबन 120 करोड़ रुपए डिस्बर्स हुए। तो उसके बाद जो पहला 25 लाख का अनुदान था वो तकरीबन ये था कि जो मार्केटेबल प्रोडक्ट हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब अब हम इसको मार्केट में ले जाके देख सकते हैं, तो उसके लिए था। तो ये बात जब कॉन्क्लेव हुई अक्टूबर में, तो काफी सारे स्टार्टअप से बातचीत करने के दौरान ये बात आई कि एक स्केल अप के लिए एक कुछ किया जाए। तो इसलिए ये एक्सेलरेटर फंड की घोषणा की गई, जिसमें कि मोस्टली हम स्केल अप के लिए एक राशि देंगे, जो कि जो स्केल अप फंड के रूप में जो भी सिलेक्टेड स्टार्टअप होगा जिसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च होगा, एक्सेलरेटर प्रोग्राम, उसके अंदर प्रति वर्ष 20 से 25 स्टार्टअप को लेकर के चलेंगे, और उनको 6 महीने के प्रोग्राम के दौरान ये राशि, मतलब जो एक स्केल अप की जो भी वैल्यूएशन होगा उस पे 2 करोड़ तक का डेट रिलेटेड इंटरेस्ट फ्री, वो कुछ इस तरीके का प्रावधान बनाया गया है। जी जी। दूसरा प्रावधान ये है कि ये भी बात आई थी कि स्टार्टअप को टेस्टिंग की समस्या है, टेस्टिंग वैलिडेशन की सपोर्ट और पायलटिंग की सपोर्ट भी इस फंड के अंतर्गत दी जाएगी। जी जी। और उसमें इंटरनेशनल जो भी पेटेंट फाइलिंग की सपोर्ट भी इसमें दी जाएगी। चौथी जो एक बात थी, क्योंकि जो स्टार्टअप मार्केटिंग जिन्होंने इंडिया में कर ली है और अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है, और अब वो इंटरनेशनली जा सकते हैं, और क्योंकि भारत में डेवलप्ड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की बात है, क्योंकि जो भारत में डेवलप टेक्नोलॉजीज हैं
और उनका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। और तकरीबन अगर आप वर्ल्ड में देखें तो तकरीबन 70 से 80% तक फार्मर इसी रेंज में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजीज इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हैं वो बाहर के देशों में भी उतना ही रेलेवेंस रखती हैं। इस बात को रख करके ये बात भी इसमें प्रावधान करने का सोचा गया है कि हम कुछ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी करेंगे ताकि यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे इस तरह के। जी हाँ, मतलब कुछ देशों के साथ मिलकर के हम उनको सॉफ्ट लैंडिंग मार्केट प्लेस भी प्रोवाइड करने की प्रावधान करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके का कोलैबोरेशंस हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की बात भी होगी कि वहाँ के स्टार्टअप इंडिया में आएंगे और इंडिया के स्टार्टअप बाहर के देशों में जाकर के अपना व्यवसाय अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये 3, 4, 5 प्रावधान के बारे में इस एक्सेलरेशन फंड के माध्यम से सोचा गया है कि कुछ इस तरीके से होगा, जिसकी डिटेलिंग अभी मतलब मंत्रालय में चल रही है। जी बिल्कुल। एक्सेलरेशन फंड जो आपने बताया, और देखिए इससे कितनी सारी चीजें की जाएंगी। एक जो इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है पहले ही बने हुए हैं, यानी एक तरह से ट्रेनिंग देने की जो यहाँ पर व्यवस्था होती है और नए नए स्टार्टअप्स को लेकर जो युवा है उनको तैयार करने की व्यवस्था होती है, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। हमारे स्टार्टअप जो गांव में शुरू होंगे उनकी उड़ान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी, इसका भी प्रावधान उसे भी इस बजट में ध्यान में रखा गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि देखिए संभावनाओं का सागर है, बस इंतजार हो रहा है कि युवाओं का, किसानों का, तकनीक से जो जुड़ना चाहते हैं, नए बाजार में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं कि इस सागर में गोते लगाएं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, ये हमारा विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा, बजट कॉन्क्लेव। To the youth of this country, 75 years down, especially at this Amrut Mahotsav Samay, what is it that you would like to tell them and why should they be interested in active public life? ये जो कानून हम बनाते हैं 130 करोड़ लोगों के लिए बनाते हैं, और कानून पर क्या इम्पैक्ट होना है 130 करोड़ लोगों का, उस पर जब तक आप लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं। और इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे लोग हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, जिनको कि नई नई टेक्नोलॉजी पता है, नए कोर्सेस पता है, नए इवोल्यूशंस पता है, यदि वो राजनीति में नहीं आएंगे या इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो मुझे लगता है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि एक ऐसा देश बनाए जो कि कोई भी जो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे वो यूएस है चाहे यूके है, उसको हम मात दे पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बजट कॉन्क्लेव, जिसमें हम बात कर रहे हैं कृषि बजट की। और अब आगे बढ़ते हैं। ब्रेक से पहले हमने स्टार्टअप पर बहुत सारी बातें की, और देखिए कार्यक्रम की शुरुआत से आपने भी देखा होगा कि हम बात किसी भी क्षेत्र की करें, घूम फिर के हम स्टार्टअप पर पहुंच जाते हैं, और इसी से समझ आता है कि स्टार्टअप आज के समय में कृषि के हर एक सेक्टर को गति देने के लिए या उसे स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले सहकारिता पर हम बात कर लेते हैं, जिसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सहकारिता से समृद्धि। और ये एक तरीके से हम जो हमारे भाव है या फिर हमारी संस्कृति है या फिर जिस सोच पर हमारी पूरी संस्कृति आधारित है, वही इसकी आत्मा भी है, यानी साथ लेकर आगे बढ़ना, जिससे चहुमुखी विकास हो सके, गांव में सबकी बराबर की भागीदारी हो, सबको बराबर का लाभ हो और सबका एक जैसा विकास हो सके। तो सहकारिता को लेकर क्या कुछ कहा गया इस बजट में, आइए वो भी सुन लेते हैं। Activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market.
मूल्य श्रृंखला दस्ताओं में सुधार लाया जाएगा। किसानों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए तथा अन्य वंचित क्षेत्रों के लिए सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। सहकार से समृद्धि के विजन को हासिल करने के अधिदेश के साथ एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। To realize this vision, इस विजन को साकार करने के लिए सरकार ने पहले से ही 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी PACM के कंप्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है, जिसमें 2,516 करोड़ के निवेश की बात की गई है। 2,516 करोड़ और सभी हितधारकों एवं राज्यों के साथ परामर्श करके PACS के लिए हमने, ताकि वह बहुउद्देशीय PACS बनने में सक्षम हो सके, हमने एक मॉडल उपनियम तैयार किया गया है और ताकि सहकारी सोसाइटियों के देशव्यापी मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तैयार किया जा सके। और हम इसे डाटाबेस तैयार किया जाएगा जो सहकारी स्तर पर होगा और यह देशव्यापी मानचित्रण के साथ किया जाएगा। और डॉक्टर तिवारी जी भी हमारे साथ हैं जो कि सहकारिता पर बात करेंगे। डॉक्टर तिवारी, सहकारिता मंत्रालय का गठन करना ये अपने आप में एक मील का पत्थर था। जी मैडम। अब इसको लगभग साल भर होने को आए हैं। आपको लगता है कि एक जो कई बार समस्या आती थी कि सहकारिता जो है वो भी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत रहता था, अब एक क्योंकि अलग मंत्रालय बना दिया गया है तो उसमें एक जो संभावनाओं की जो बात कर रहे हैं वो तो रहेंगी ही, और एक डेडिकेटेड एक पूरा मैकेनिज्म इसके लिए काम करेगा, और जिसके बारे में इस बजट में भी बात की गई है कि पूरा डेटा इसको लेकर कलेक्ट करके इसे और आगे और प्रबल बनाने का प्रयास रहेगा। किस तरीके से देखते हैं इसे आप? मैडम, जैसा अभी हम लोग बजट में सुने हैं कि 63,000 जो सहकारी समितियां हैं, PS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, सबका डेटाबेस इकट्ठा करके सभी सोसाइटियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि ये समितियां जो अपने क्षेत्र में कार्यरत थी, कार्य करती थी, केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहती थी। कंप्यूटरीकरण कर देने से सभी 63,000 सहकारी समितियां एक ओपन प्लेटफॉर्म पे होंगी, किसके यहाँ क्या उत्पादन हो रहा है और उस उत्पादन को कैसे हम, जहाँ अच्छी मार्केट है, सरप्लस मार्केट है, यहाँ डिमांड है, वहाँ हम अच्छे तरीके से उनका हम किसानों का उत्पाद पहुँचा पाएंगे जिससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसके अलावा इस बार बजट में सरकार ने 3 बहुउद्देशीय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का गठन किया है। इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग सोसाइटी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी का गठन किया है। इसमें जो हमारे देश की सीड संस्थाएं हैं, क्रिप्को, इफ्को, नेफेड, NCDC, NCCF और गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इनको मिला करके ये सभी संस्थाएं इन संस्थाओं के गठन में रहेंगी और मुख्य भूमिका अदा करेंगे। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर तिवारी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो कंप्यूटरीकरण करने की बात की जा रही है तो इसमें इसमें एक कह सकते हैं गति आ जाएगी इससे, और चीज़ें और आसान हो जाएंगी, किसान तक और बेहतर तरीके से इससे पहुंच हो जाएगी। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जहां सहकारिता का एक मॉडल गुजरात है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे राज्यों के, जिसमें हम झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सहकारिता को लेकर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है और उस तरह का सिस्टम नहीं नजर आता है। तो आपको लगता है कि जो चीजें पीछे छूट गई थी, जो इन क्षेत्रों में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई हैं, इस डिजिटलीकरण से उसमें भी काफी लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल। कंप्यूटरीकरण से इन जो क्षेत्र हमारे सहकारिता के विकास में छूट गए थे, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार, आसाम, तो इनको काफी गति मिलेगी। क्योंकि अभी जैसे हमारा सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ की टोटल ऑर्गेनिक खेती हो रही है। अभी जो हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग सोसाइटी बन रही है, उससे वहाँ के किसानों को काफी फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पैदा होंगे,
तो उनको अच्छी मार्केट देने के लिए एक्सपोर्ट सोसाइटी का भी गठन किया गया है कि हम दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे ले जाकर के उनको उत्पाद को बेचेंगे और उनको अच्छा से अच्छा प्राइस, हमने रिम्यूनरेटिव प्राइस उत्पादन करेंगे। ऑर्गेनिक खेती के मामले में किसान इसलिए ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं कि उसमें उत्पादन कम मिलता है जी। लेकिन अगर किसान को कम उत्पादन में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, तो उसमें किसान स्वाभाविक है कि रुचि लेंगे और उसको करेंगे। इससे हमारे देश में जो रासायनिक खाद की प्रयोग है वह कम होगा और अच्छा खाद्यान्न उत्पादन होगा। जी, एक और जो चुनौती हम देखते हैं सहकारिता के क्षेत्र में आती है वो है उस तरह का प्रबंधन। आप कृषिकों की बात कर रहे हैं और इफ्को की बात करें, वहां पर हम देखते हैं एक बिजनेस मॉडल की तरह, बिजनेस मॉडल भी और साथ ही साथ सहकारिता को भी वो साथ लेकर चल रहा है। तो क्या उम्मीद करें कि इसके बाद जो सहकारी समितियां थी वहां पर भी और प्रोफेशनलिज्म आएगा, क्योंकि हम डिजिटली इससे कनेक्टेड होंगे? क्या उस तरह का मैन पावर भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसमें? जी, जैसा आपने बताया, अभी जल्द ही माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने देश के इलेक्ट्रॉनिक एंड MITY से मिलकर के जो हमारी जो भी CSC के जो भी व्यवसाय था, CSC का जो भी कार्यकाल था, सभी समितियों को उन्होंने एग्रीमेंट करके दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी प्राइमरी स्तर की सोसाइटियां हैं जो कि पंचायत लेवल पे हैं, वह किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी जो CSC अब तक उपलब्ध करा रही थी। तो इससे काफ़ी किसानों को फायदा होगा और वो